नदीम रज़ा का सलाम। और मेरे साथ इस साथ मौजूद हैं मेरे हमनाम बड़े भाई नदीम अफजल चंद, जिनका सियासी खानवादे से ताल्लुक़ है और वो इन दिनों कनाडा में मौजूद हैं, उस वक्त में मौजूद हैं जब पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और मौसम भी, यानी मौसम की भी शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के उनसे मैं सवाल करता हूँ, नदीम भाई, ये पाकिस्तान में जब माहौल इतना गर्म है तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? ऐसे सियासतदान को तो ये माहौल चाहिए होता है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं असल में बड़े दिन हो गए थे, नहीं आया था कनाडा। वालिद साहब इधर थे और पेरेंट्स, और मैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए ज़रा मैंने खान साहब से छुट्टी ली और मैंने कहा जी मुझे, क्योंकि बजट के दिनों में सिवाय MNA का बाकी का तो काम कोई इतना कोई नहीं होता। तो इन दिनों में फिर बजट के बाद वैसे ज़रा जुलाई का महीना जो होता है ना, ये वैसे ही वेकेशन का होता है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल वेकेशन होती है। अब आप साफ ही ना किसी को छुट्टियां मनाने दे तो ये अलहदा बात है, अदरवाइज तो जुलाई जुलाई पुरसुकून महीना होता है आफ्टर बजट। तो नहीं, मेरे, इसलिए मैंने कहा बेस्ट मौका है इस वक्त छुट्टी पे जाने का, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी वापस आ रहा हूँ। लेकिन वो आम हालात के अंदर होता है घूमने फिरने का। जुलाई के मौसम इस वक्त ये गैर मामूली हालात और वाकयात हैं, ऐसे में आपका निकलना जो है तो यहाँ पे बड़े शक्कों को शुबहात के नज़र से देखा जा रहा है। देखिए, कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात हैं, अदरवाइज तो मैं तो नहीं समझता कि कोई बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं जिस तरह पुरानी हुकूमतों में होते थे। और इस्लामाबाद की एक आदत है कि हर महीने बाद एक शुरली छोड़ देते हैं नई, तो पॉलिटिकल शुरली कोई ना कोई छोड़ देते हैं इस वजह से, अदरवाइज कोई ऐसी इशू नहीं है। इस्लामाबाद भी पुरसुकून है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और पुरसुकून हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये शुरली जो है एक दफा 1 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, पूरे यानी कि 2 साल के बाद शुरली छोड़ी गई है। तो इसमें तो कोई सिग्निफिकेंट तो बात है। देखिए, एक पार्टी जिसकी पहली दफा हुकूमत आई है, उसके बाद 2 साल बाद अगर शुरली छोड़ी गई है तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो हर 4-5 महीनों बाद कोई ना कोई। लेकिन इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि हम डेमोक्रेसी है ना, पार्लिमानी निज़ाम है और हमारा मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, अपोजिशन पार्टीज भी बड़ी एक्टिव है, तो इस वजह से इश्यूज होते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं इतना इतना। और आप देखेंगे कि इससे आगे थोड़े दिनों बाद सेनेट का इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस तरह इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता नए नए इश्यूज आते रहेंगे, तो नहीं, पुराने इश्यूज भी। लेकिन एक बात है नदीम साहब कि इस वक्त जब PTI की गवर्नमेंट शुरू दिल से कह रही है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत जो है दोनों एक पेज के ऊपर है, तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ, अक्सर ये बोलता हूँ किताब एक ही है या अलग अलग है लेकिन पेज एक है। देखिए, इससे पहले भी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, अब एस्टैब्लिशमेंट की कम्बिनेशन भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। इसका जो कंपोजिशन है, या आप कह लें ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो अब नए नए, अब मीडिया को भी मैं एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा समझता हूँ, अब मैं जुडिशरी को भी एक एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा प्लेयर समझता हूँ। इस हवाले से अब नए प्लेयर आ गए हैं। नहीं, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है क्योंकि आप और वोकल हैं, आप ओपनली हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं बगैर किसी लगी लिपटी के। तो लेकिन इस दफ़ा जो शुरली छोड़ी गई है अमूमन बाहर से होती है, इस दफ़ा घर के अंदर से, और वो भी कैबिनेट में से शुरली छोड़ी गई है, तो इसलिए लोग इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। आप -1 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी चलो -1 भी आप आ गए, पहले -1 ही समझ लें आप, जिस तरह से फवाद चौधरी ने नहीं, जो कहा मैं, था। अच्छा, फवाद चौधरी के इंटरव्यू में आपको दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था वो पॉलिटिकल इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने लोगों के नाम लिए और उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी अपने हवाले से, और कैबिनेट में पूछ गूछ भी हुई। इससे आगे कोई ऐसा इशू नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती रहती हैं। और पॉलिटिकल जमातें जो होती है ना, ये पॉलिटिकल लोगों का एक गुलदस्ता होता है। यहाँ मास्टर सर्वेंट का रिश्ता नहीं होता किसी के साथ, और वर्कर का या लीडर का रिश्ता होता है, या कुलीग्स का रिश्ता होता है। कुलीग्स में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। यहाँ मास्टर सर्वेंट नहीं होता कि एक मालिक होता है दूसरे मुलाजम होते हैं। पॉलिटिकल जमातों में ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा असल में हम लोग पॉलिटिकल जमातों को भी ऐसे ही समझते हैं जिस तरह क्लास रूम है, या हम समझते हैं कि शायद कोई मालिक बैठा है और नौकर है। हम उस हवाले से हम हर चीज को लेते हैं
जो बाहर बैठे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स को इतना नहीं समझ होते, या मीडिया अपनी तरफ से डिस्कशन शुरू करता है, ऐसी कोई बात नहीं। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट का एक पोर्शन नहीं किसी को पसंद आया, उन्होंने वजाहत कर दी, या उनकी जाड़ पे चाड़ हो गई या उनकी वजाहत आ गई, तो ये होता रहता है। ऐसी बाकी उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाती है कि जिसकी कोई वजाहत मांग ले तो मुझे वजाहत देनी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, आपने जैसे कहा, चले ये बात हो गई। अब ये जो मरकज में -1 -2 और अब शेख रशीद ने कहा -3 भी होगा अगर हुआ तो, ये क्या माइनस की क्या है ये? देखिए, मैं तो इस माइनस वाले फार्मूले को नहीं मानता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैंने देखा है कि जब से 1985 से तो हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले भी आप देख लें कि हर दौर में जो भी एक मजबूत शख्सियत होती है, पहला हमला उस पर किया जाता है, जी माइनस फलां को माइनस कर दें, फलां को माइनस कर दें, और फिर वो कभी माइनस हुआ नहीं। तो इसकी वजह से कि जो होता है ना सिस्टम, या एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या महवर जो होता है, वो एक शख्स ही होता है, और इस वक्त वो शख्सियत इमरान खान साहब की है। तो यकीनन मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब को कहता है कि माइनस उनके बगैर पीटीआई की हुकूमत, वो फिर पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी, उसको कोई और नाम आप दे लें। तो इस तरह नहीं होता। पीटीआई की हुकूमत है तो इमरान खान साहब है। हाँ, ये इन 5 सालों में तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। बाकी क्योंकि ऐसी कोई शख्सियत भी नहीं है मेरे ख्याल में पीटीआई में, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, या मुझे ओवर एम्बिशियस शायद लोगों की जाती ख्वाहिशात हो, लेकिन पार्टी के अंदर और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ एमएनए या बाकी पार्टी कोई किसी के साथ हो, वो खान साहब के साथ ही है। अच्छा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मरकज में माइनस वाला फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता शायद। इमरान खान भी कह चुके हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो फिर कोई बचेगा नहीं। लेकिन तो क्या पंजाब में चल रहा है मामला ये -1 के? लेकिन जी पंजाब में भी बहुत सारे अफवाहें बड़ी बुजुर्ग से गर्दिश कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को जब खान साहब ने बनाया तो उस वक्त उनका फैसला था, और सारी पार्टी ने उसके ऊपर आमीन कर दिया। अब अगर पार्टी फैसला करेगी या खान साहब फैसला करेंगे तो उसके बाद ही कोई वहां भी चेंजेस आ सकती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ वो पार्टी का एक प्योर फैसला है और खान साहब का फैसला है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वहां भी ऐसी कोई अभी तक पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं ऐसी शुरू हुई कि जिस हवाले से को कहा जाए। लेकिन अखबारों में या ये कहना कि वो फलां कह रहा है फलां कह रहा है, वो चीजें होती रहती हैं। कई एमपीएस कभी बोल पड़ते हैं या पॉलिटिकल जमातें कोई बोल पड़ती है। ये पंजाब में क्योंकि वो शख्सियत आप कहेंगे जिस तरह एक बंदा कद काट होता है ना, आप ऊपर तो खान साहब बैठे हुए हैं, या इस हवाले से बुज़दार साहब क्योंकि पहली दफा आए हैं तो अभी उनका वो हैसियत तो नहीं बनी, लेकिन वो अच्छी चीफ मिनिस्ट्री इस वक्त कर रहे हैं। ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक वहां भी कोई इशू नहीं है, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वो इतना वो कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे, जरा सा पीछे लेके जाऊंगा, ज्यादा नहीं। जब पंजाब में चौधरी परवेज इलाही जो लॉबिंग कर रहे थे वजारत आला के लिए, जैसे ये खबरें आई उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए, तो परवेज इलाही एकदम उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होगा शाना बशाना कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो इसके अंदर भी मैं भी एक छोटा सा इस पर नजर रखता हूँ। तो इसके अंदर भी कोई ना कोई बात जरूर पोशीदा है कि चौधरी परवेज इलाही एकदम उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं। देखिए जी, जहां तक स्टैंड का तल्लक है, इत्तेहादी जमातों के मशावरत से नया चीफ मिनिस्टर बनता है या नया आएगा या कोई अगले भी रहेंगे तो वो मशावरत से रहते हैं। यकीनन इत्तेहादी जमातें साथ होती हैं, उनके वोट से ही आए, वो थिन मेजॉरिटी है। लेकिन आप ये कहें कि वो पुराना वो भट्टू साहब और पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला कि चौधरी साहब 10 सीटों के साथ पीटीआई को डिक्टेट कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी डिक्टेशन वाली बात कोई नहीं है। कि वो मेरे ख्याल है जो पार्टी पीटीआई फैसला करेगी वही होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिक्टेशन में भी फर्क होता है ना कि कौन डिक्टेट कर रहा है। छोड़े इसको। अब आते हैं एफबीआर के ऊपर। जो एफबीआर के अंदर जो आज तब्दीलियां हुई हैं, चेयरपर्सन को हटा के और फिर दूसरे साहब जावेद गनी को लेकर आए, ये तब्दीली ऐसे वक्त में से 3 महीने पहले ही लगाया गया था नौशीन जावेद को, और फिर 3 महीने के बाद हटा दिया गया। ये तब्दीली ऐसे वक्त में और एकदम होना,
ये किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में जी अच्छी तब्दीली है। जावेद गनी साहब बड़े ठंडे मिजाज के और बड़े समझदार आदमी है, और जो किसी सरबराह महकमे का लगाया जाता है एग्जीक्यूटिव साइड पे, कोई सेक्रेटरी या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या चेयरमैन, उसका पता तो 1 महीने में ही नदीम भाई चल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस होता है। उसने ला के लोगों को एक मैसेज ही कन्वे करना होता है। तो 3 महीनों में खातर खा तब्दीली नहीं चेयरपर्सन नहीं ला सकी होगी, इसलिए चेंज कर दिया गया, कोई मसला नहीं है इसमें। और मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा आपको उसमें अपडेट करूंगा। अप्रैल में लगाया, अच्छा उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हो नहीं सकती जो एस्टिमेट लगाया गया कोविड-19 की वजह से, ये कहा गया था। अच्छा उनकी यानी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से भी नहीं हटाया गया। ये चीज़ चल रही है, ये जस्टिस फाइज ईसा केस का जो एफबीआर को 2 महीने का वक्त दिया गया था और वो उस तरह से शायद काम ना कर रही हो, तो उसकी वजह से इनको लाया गया है, क्योंकि ये भी कस्टम जोन में ही काम कर रहे थे एफबीआर में। नहीं, मेरे नहीं ख्याल के फायज ईसा की वजह से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुई होगी। जस्टिस फायज ईसा का जो केस है वो एक इंडिपेंडेंट और हाई प्रोफाइल केस है, उनकी वजह से एहतियात बरती जाएगी, यकीनन बरतनी चाहिए भी, और लेकिन उनकी वजह से कोई चेयरपर्सन या चेयरमैन नया नहीं लगाया गया, ऐसी कोई बात नहीं। गुड। एक और चीज में, अब आप बाहर बैठे कनाडा में, पीआईए के साथ जो हुआ है जुल्म, जो वजीर मौसूफ ने किया है, हवाबाजी के वजीर ने, तो उसके क्या असर हो रहा है? वहाँ बैठे लाजमी साथ कम्युनिटी के साथ आपकी सलाम दुआ हो रही होगी कि वो क्या कह रहे हैं जो पीआईए को जो इतना जुल्म किया गया इसके साथ। देखिए पीआईए में 2 राय है। एक राय तो ये है जी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम को बिल्कुल अपग्रेड करनी चाहिए, सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी चाहिए। जब सिस्टम में आप रिफॉर्म्स करेंगे तो यकीनन कई लोग हर्ट होते हैं, जो हर्ट होते हैं वो फिर अपनी तरफ से शोर डालते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमारी ठीक नहीं थी, हमें प्रॉपर कम्युनिकेट किसी और तरीके से करना चाहिए था, ताकि अकाउंटेबिलिटी भी होती, शोर भी ना होता, इंटरनेशनली हमारी इसमें बदनामी भी ना होती। ये थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी। नहीं, उसके बावजूद इसकी तरदीद नहीं की गई, उसको सेटल भी किया जा रहा है। असल एक ये भी बात है कि इतने बड़े पैमाने, देखिए नदीम भाई बहुत बड़ा काम है और बड़ा पुराना ये सिलसिला चल रहा था। यकीनन एग्जाम में अगर कोई खराबी थी तो वो दूर करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। और बड़ा हाई रिस्क हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं जो पायलट्स की होती हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं या जो भी फ्लाइंग के साथ मुंसलिक होते हैं, तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म तो बड़ी सिविल एविएशन हो, पीआईए हो, ये रिफॉर्म्स तो मांगते हैं इदारे। अब इनमें रिफॉर्म्स करने का स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है, कम्युनिकेशन गलत हो सकती है या सही हो सकती है, ये 2 काम हो सकते हैं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इस पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेट हमें प्रॉपर, मेरे ख्याल है कोई ऐसा होमवर्क करके करना चाहिए था कि जिस वजह से ये पैनिक क्रिएट ना होती। अच्छा इसी में एक और, कनाडा के साथ करीब है, न्यूयॉर्क ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पे है रोजवेल्ट होटल, वो भी पीआईए ही की मिल्कियत है। उसको लेके बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं, कोई जेवी का भी, फिर ट्रम्प का भी नाम आ रहा है, तो ये क्या इसका कुछ चल रहा है सिलसिला? एक चीज आप तसल्ली रखें कि पाकिस्तान के किसी एहसासे को भी मैं नहीं समझता कि खान साहब कोई किसी को हाथ मारने देंगे या किसी की जाती ख्वाहिश पे कोई फायदा ले सकेगा। ट्रांसपेरेंसी से हट के ट्रांसपेरेंट के तरीके के साथ ही होगा। जेवी बनेगी या उसको रिफॉर्म्स की जाएगी या नया उसका एग्रीमेंट होगा या नई लीज होगी या प्राइवेटाइज होगी, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन से बेहतर यही है कुछ जेवी बना लिया जाए तो अच्छे तरीके से ज्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाए, ज्यादा बेहतर हो जाए। होटल इंडस्ट्री को आपको पता है अपग्रेड भी साथ साथ करना पड़ता है, और फिर जिस जगह पे है उस जगह पे 7 बड़े इंटरनेशनल चेन्स के 5 स्टार 7 स्टार 6 स्टार होटल्स हैं, तो मेरे ख्याल उनके मुकाबले में लाने के लिए बेहतरी तो लानी पड़ेगी, फर्नीचर चेंज तो करना पड़ेगा, बिल्डिंग रंग रोगन तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम भी जब जो सितंबर में आप भी वहीं थे, मैं भी वहाँ था, उसमें होते मुलाकात हुई थी हमारी, जो कंडीशन थी
आपको मेरी तो और उसके आपकी मुलाकात उसी होटल में हुई थी, और हम उसी होटल में, आपको याद है, हम उसकी हालत को डिस्कस कर रहे थे कि यार इसकी पर कुर्सियां कितनी खराब है, इसको बेहतर करना चाहिए। अच्छी बात है आपने याद करवा दी। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि उसमें चीजें बेहतर नहीं होनी चाहिए? हमने कोई तस्वीरें भी बनाई थी, वो रखी महफूज करके मैंने। नहीं, अच्छा। आपने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। मैं समझता हूँ साफी में और मुखबर में कोई फर्क बहुत थोड़ा होता है। आप हर वक्त मुखबरियों के चक्रों में होते हैं, जासूसी के चक्रों में होते हैं। एक सवाल और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आम तासुर ये है कि आपके अडॉप्शन लेवल उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, उस तरह से तनकीद नहीं करते जैसे दिगर रहनुमा कर रहे होते हैं। देखिए जी, मैं तनकीद हमेशा, जब मैं पीपल्स पार्टी में भी था तो मैं कभी खान साहब की जात पे या किसी की जात पे मैं तनकीद नहीं करता था। मेरा चैलेंज है, आपको मेरा एक बयान दिखा दे तो मैं डिफेंड करता था अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन मैं किसी को गाली देने के हक में कतई नहीं हूँ। आजकल जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है हमारे मीडिया के ऊपर, कल अभी आपने एक साफी और एक पॉलिटिकल और पार्टिसिपेंट की बात सुनी। यकीनन हमने सियासत को और इज्जत की तरफ लेके जाना है। तो हमारा तो ये है कि हम रोल मॉडल हो, हमें लोग फॉलो करते हैं, हमें लोग सुनते हैं, हमें लोग देखते हैं। यकीन जानिए, ये ट्विटर पे, फेसबुक पे कई लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं उनको आगे से भी जवाब ऐसा देता हूं ताकि वो अपनी गाली पे शर्मिंदा हो, बजाय उसके कि मैं उसको गालियां दूं, आगे से वो मुझे 2 गालियां देगा। तो पॉलिटिक्स में ये नहीं है। पॉलिटिक्स में डिलीवर करने का नाम है। पॉलिटिक्स में लोगों को आपने दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन है। तो लोग तो आपकी नुमाइंदगी एक महजब तरीके से ही करवाना चाहेंगे, कभी भी कोई गैर। तो इस हवाले से बाकी अडॉप्शन का कोई इशू नहीं है। मुझे तो खान साहब ने आज तक नहीं कहा कि किसी को गालियां निकालें या किसी को कुछ कहें। बाकी पॉलिसीज के ऊपर, मैं पीपल्स पार्टी के अंदर था तो मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पे उस वक्त भी तनकीद करता था, खुल के करता था। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनसे पूछ ले कि मैं किस तरह तनकीद करता था। और मैं कह, अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ जिस तरह मैं करता था कोई करके दिखाया मुझे उस तरह तनकीद। नहीं, तो बिल्कुल मैं जब तो पार्टी के अंदर एक फोरम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर रह के आप तनकीद कर सकते हैं। जब आप इसीलिए मीडिया पे आते हैं तो फिर आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यकीनन सच होंगी, जो आप पूछ रहे होंगे। हो सकता है मैं आपके मुताबिक जवाब ना दे सकूं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में दूं। लेकिन जिस तरह आप चाहते होंगे कि तड़के वाली खबर एक मिर्च मसाले वाली आई, उस तरह नहीं आ सके। तो मैं ऐसा ऐसा कोशिश नहीं है, करूंगा तो कि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि आप बड़े सुलझे हुए जिस तरह से बात करते हैं, जहाँ कोई चीज़ कहनी होती है ठीक को ठीक, गलत को गलत, वो आपका शेवा है, वो इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसी तरह से जो हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर देखें आप, या पार्लियामेंट के बाहर जो प्रेस गलत हो कॉन्फ्रेंस रहा है, गलत है हो ना, रहा है, गलत हो रहा है। आप देखें ना, वज़ीर आज़म ने भी कौमी असम्बली में जिस तरह खिताब किया, और फिर अली जैदी ने किया, फिर उसी तरह से वहाँ पे कराची में हुई, कादिर पटेल ने की है। तो जो नए आने वाले सियासत में वो क्या सीखेंगे इससे? देखिए 1988 की तरफ आप जरा जाए ना, तो वहां ये सबसे पहले नून लीग ने शुरू किया था, जब शहीद बीबी के ऊपर पफलट फेंकने वाला, बयान देने वाला, जातियात पे अटैक करने वाला, गालियां निकलवाने वाला, असेंबली के अंदर बीबी के ऊपर गालियां निकलवाना, आप निकाल लें वो ऐसे ऐसे बेहुदा चीजें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीजें मियां नवाज शरीफ साहब को और बीबी शहीद को तस्लीम करनी पड़ी कि हम गलत करते रहे, और उसके बाद चार्ट आउट डेमोक्रेसी हुआ। तो ये भी एक मेरी बात आज याद रखें, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी मोड़ पे इकट्ठी बैठ जाती हैं, ये पार्टीज के अंदर एक दरवाजा खुला रखना चाहिए, एक विंडो होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड नॉट एनिमी। यहाँ डायलॉग, बातचीत का रास्ता रहता है। तो ये तलखी का माहौल, ये माहौल हर वक्त नहीं रहेगा। कभी ऐसी जरूरत भी आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल है सॉफ्ट स्पोकन जो लोग होते हैं वो विंडोज होते हैं। वो इसीलिए आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट की थी, इंसाफ के ऊपर 3 अशार कहे थे। वो मैं आजकल इधर फारूक हूँ तो वालिद साहब की किताबें पढ़ी थी, तो मैं उसमें शेर व शायरी पढ़ रहा था।
तो आजकल भी मैं इल्हाम इकबाल की किताबें पढ़ रहा हूँ। वो नौशी गिलानी का मैंने शेर पढ़ा, मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने ट्वीट कर दिया। और उस शेर पे फिर आगे हर किसी ने अपने अपने मतलब के अपने अपने मतलब निकाला। वैसे मेरा मुझे वो शेर पसंद आया और मेरी ख्वाहिश थी कि वो शायर जो चाहता है वो शायर के मुताबिक हो। मुझे उस शायर का ख्याल पसंद आया, उसका अंदाजे बयां पसंद आया, उनके अल्फाज पसंद आए, उस शेर के मानी पसंद आए, तो मैंने ट्वीट कर दिया। वो इसीलिए राहत इंदौरी ने जो कहा था, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, इसीलिए वो कहा था। आप उसी के मजाक आप काम कर रहे हैं। अब जाते जाते कोई मुख्तारे को कोई मशवरा तो दें कोई। बस मुख्तारिया मैं समझदा बंदे ने सबर करना चाहिए। गल वध दी है पर एडी भी नहीं वधी जेडी लोग समझ लेते गल वध गई। तो इसमें जो गल बद रही है ना पंजाब की, बस एक दफा वो कह दें कि पंजाब में -1 का क्या चल रहा है आखिर में, बस फिर कोई सवाल नहीं। देखिए पंजाब में मैं समझता हूँ बुज़दार साहब की तब्दीली की बातें यकीनन कई लोगों की ख्वाहिश होगी, कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जहाँ पे, लेकिन अभी तक पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही। मैं क्योंकि वेकेशन पे हूँ, मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको जरूर खबर लेके जरूर आपको बताऊंगा कि तब्दीली हो रही है या नहीं। बस जल्दी इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह ईद से पहले पहले आ जाऊंगा। यही तहरीक इंसाफ में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सेहत के साथ वापस आए जल्दी। खुदा हाफिज।